Welcome students. We are continuing the third chapter of Unit 2, Communication. बिजनेस कम्युनिकेशन और बिजनेस लेटर्स के बारे में ये चैप्टर है, जिसको हमने पिछली क्लास में स्टार्ट किया था कि कम्युनिकेशन क्या होता है, उसके एलिमेंट्स क्या होते हैं और क्यों कम्युनिकेशन किसी बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए अब हम दो तरीके का कम्युनिकेशन पढ़ेंगे जो किसी भी बिजनेस हाउस, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी इंस्टीट्यूशन के अंदर हो सकता है, जैसे आपके स्कूल के अंदर भी हो सकता है। तो all the communication that takes place within an organization, within a business, is called internal communication. जितना भी सूचना का आदान प्रदान या जो संचार माध्यमों का इस्तेमाल सूचना को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए एक बिजनेस के अंदर किया जाता है, या एम्प्लॉइज या मैनेजमेंट के बीच में, या आपके स्कूल के एग्जाम्पल में एम्प्लॉइज और प्रिंसिपल के बीच में, टीचर्स और प्रिंसिपल्स के बीच में, या प्रिंसिपल और स्टूडेंट्स के बीच में, तो उसको आप इंटरनल कम्युनिकेशन कहेंगे। उसके अलग अलग आयाम हैं, वो एक अलग सिचुएशन है, तो उसको भी हम लोग आगे डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो हमको समझने की आवश्यकता है वो ये है कि इसको हम इंटरनल कम्युनिकेशन कहते हैं। और जो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन है वो किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से बाहर के लोगों को कम्युनिकेट किया जाए। बाहर के लोगों का मतलब जो बिजनेस के मैनेजर्स हैं, एम्प्लॉइज हैं, वर्कर्स हैं, ये लोग बिजनेस के दूसरे जो जुड़े हुए इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे गवर्नमेंट है जिसको आप टैक्स देते हैं, अथॉरिटीज हैं, म्यूनिसिपल अथॉरिटीज हैं, लोकल अथॉरिटीज हैं जिनके साथ जो है आपको ऑर्गेनाइजेशन को काम करना होता है, या आपके सप्लायर्स हैं, क्या आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, या आपको किसी के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करना है, कोई फोरम है जिसमें आप जाकर के सेमिनार देते हैं या कुछ इस तरीके की चीजें करते हैं, उनके साथ जो इंफॉर्मेशन आप शेयर करते हैं वो इंफॉर्मेशन एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन कहलाती है। तो इंटरनल इंफॉर्मेशन देखिए किस तरीके की हो सकती है, इंटर डिपार्टमेंटल एंड इंट्रा डिपार्टमेंटल। इट इंक्लूड्स लेटर्स, मेमोज, रिपोर्ट्स एंड अनाउंसमेंट्स। तो एक तो सेल्स डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट या फाइनेंस डिपार्टमेंट एक दूसरे को लेटर लिखे, इसको इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन कहते हैं। इंटरनल कम्युनिकेशन का ही एक एग्जाम्पल है ये, कि एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर, उसी बिजनेस के अंदर ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट जो है, जो लोगों का काम देखता है, वो फाइनेंस डिपार्टमेंट को जो वित्त का काम देखता है, इकोनॉमिक्स का काम देखता है, उसको चिट्ठी लिखे। ठीक है। ऐसे ही आपके स्कूल के अंदर देखिए कॉमर्स डिपार्टमेंट है, साइंस डिपार्टमेंट है, मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट है, राइट। ऐसी सीनियर क्लासेस के अंदर जो है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के सेगमेंट्स हैं। तो उनके अंदर आपस में जो कम्युनिकेशन हो रहा है उसको इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन कहते हैं। इंट्रा डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन है कि ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के अंदर जो लोगों का काम देखती है, एम्प्लॉय रिलेशंस का काम देखती है, उसमें एक आदमी दूसरे आदमी को चिट्ठी लिखता है फॉर सम रिकॉर्ड, फॉर सम मैनेजमेंट। जैसे बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उसके अंदर जो फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है उसके भी सेक्शंस होते हैं। तो जैसे ट्रेजरी एक सेक्शन होता है, प्लानिंग दूसरा सेक्शन होता है। तो प्लानिंग से चिट्ठी जा रही है ट्रेजरी को। ट्रेजरी का मतलब होता है कोषागार जो देखता है, जिसके पास सारा फंड होता है, जिसकी जिम्मेदारी उस फंड को संभालना, उस फंड में से पैसे निकाल कर देना, उस फंड में पैसे कलेक्ट करना, एक्सेट्रा होती है। तो वो लोग आपस में जब इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, एक दूसरे को सूचना देते हैं या एक दूसरे से सूचना रिक्वेस्ट करते हैं, उस कम्युनिकेशन को आप इंट्रा डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन कहते हैं। तो इसके अंदर लेटर्स हो सकते हैं, मेमोज, रिपोर्ट्स, अनाउंसमेंट्स, सर्कुलर्स। तो मैं जब आप लोगों को गूगल क्लासरूम में कोई चीज इंफॉर्मेशन शेयर करता हूँ, कोई अनाउंसमेंट शेयर करता हूँ, कोई नंबर देता हूँ, तो उसको आप कह सकते हैं कि वो इंट्रा डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन है, क्योंकि हम लोग 9th क्लास के अंदर ही बैठ करके एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं। 9th क्लास के बाहर कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं। 9th क्लास से बाहर कम्युनिकेट करेंगे, 9th से 10th में करेंगे, 10th से 11th में करेंगे, तो उसको मैं इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन कहूंगा। और अगर हम आज यहाँ 9th क्लास स्वामीनगर मॉडल स्कूल से 9th क्लास किसी दूसरे स्कूल को अप्रोच करते हैं, किसी गवर्नमेंट स्कूल को या किसी दूसरे स्कूल को, तब उसको आप कहेंगे एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, बाह्य
संचार को कहेंगे आप, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। तो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन को भी हम जल्दी से देख लेते हैं कि when people of one organization transmit information to the people of other organization। देखिए मैंने ट्रांसमीटर का रोल बताया था कि जो एक जगह से सूचना को कैरी करके दूसरी जगह सूचना को पहुंचाए। तो अगर आप किसी ऐसे कैरियर को अपनी सूचना दे देते हैं जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन से निकल करके दूसरी ऑर्गेनाइजेशन तक उस सूचना को पहुंचाए, या आपके पास कोई रिक्वेस्ट है जो आप दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से करना चाहते हैं वो करे, तो उसको आप एक्सटर्नल कम्युनिकेशन कहते हैं, बाह्य संचार कहा जाता है। इट मेंटेन्स गुड रिलेशनशिप विद आउटसाइडर्स सच एज सप्लायर्स, कस्टमर्स एक्सेट्रा। हमेशा कम्युनिकेशन करते रहना चाहिए, चाहे वो आपके इंटरनल एम्प्लॉइज हों, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के और कोई लोग हों, कॉन्ट्रैक्टर्स हों, या फिर बाहर के सप्लायर्स हों, क्योंकि इससे लगातार आप सूचना एक जगह से दूसरी जगह भेजते रहते हैं और एक टच बना रहता है। हम लोग भी अपनी फैमिलीज में क्या करते हैं, अगर आप लोग बहुत ध्यान से देखेंगे तो महीने में एक बार या 2 बार अपने क्लोज फैमिली सर्कल वालों को फोन करके बात करते रहते हैं कि भाई उनकी कैसी तबीयत है, वो कैसे काम कर रहे हैं, है ना। इसी तरह से जो थोड़ा और बड़ा सर्कल होता है हमारा, उसको भी 3-4 महीने में एक बार हम फोन कर लेते हैं, व्हाट्सएप कर लेते हैं। तो दिस इज मेंटेनिंग गुड रिलेशनशिप विद ऑल द पीपल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। तो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन बहुत हेल्प करता है अगर आप सप्लायर्स और कस्टमर्स के साथ, गवर्नमेंट के साथ अच्छी रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं। It is classified into two types, inward communication and outward communication। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन दो तरीके से डिफाइन की गई है। एक वो कम्युनिकेशन, वो सूचना का आदान प्रदान जो आपके पास पहुंच रही है, उसको आप इनवर्ड कम्युनिकेशन कहते हैं, अंदर आ रही है आपके पास ऑर्गेनाइजेशन में। और जो सूचना आप बाहर भेज रहे हैं, जो रिक्वेस्ट आप बाहर भेज रहे हैं, जो लेटर आप बाहर भेज रहे हैं, उसको आप आउटवर्ड कम्युनिकेशन कहते हैं। इट इज वेरी सिंपल, क्योंकि बाहर जा रही है और अंदर आ रही है, इसलिए इसको आप आउटवर्ड इनवर्ड कम्युनिकेशन कहते हैं। इंटरनल कम्युनिकेशन में आप आउटवर्ड इनवर्ड नहीं बोलते, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही होती है, इसलिए उसको आपने डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट या विद इन डिपार्टमेंट डिफाइन किया है। तो इंट्रा डिपार्टमेंटल जब एक ही डिपार्टमेंट के अंदर कम्युनिकेशन हो रहा हो, और इंटर डिपार्टमेंटल जब दो डिपार्टमेंट्स के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा हो। तो इस तरह से ये एक्सटर्नल और इंटरनल कम्युनिकेशन होता है। मैंने कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस आपको शुरू में समझाई थी, मैं 2 पॉइंट्स उसके रिपीट कर देना चाहता हूं, सो दैट यू ऑल अंडरस्टैंड कि व्हाई दिस एक्सटर्नल एंड इंटरनल कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन के पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है जो उसको कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी है, दूसरे एंड तक पहुंचाना बहुत जरूरी है, चाहे वो आपके एम्प्लॉइज हों, चाहे वो आपके कॉन्ट्रैक्टर्स हों, चाहे वो आपके सप्लायर्स हों, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो आपके कस्टमर्स हों। मैंने आपको पिछली क्लास में भी इंफॉर्मेशन दी थी, अमेज़न की वेबसाइट देखिए आप लोग, amazon.in, दुनिया की लगभग सबसे बड़ी ट्रेडिंग कंपनी है अमेज़न। कुछ भी बनाती नहीं, कुछ भी मैन्युफैक्चर नहीं करती है, कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करती है, लेकिन उनके पास दुनिया भर के छोटे मोटे बड़े कारोबारियों या बिजनेस हाउसेस के बने हुए सामान की प्लेटफॉर्म है कि वो आपको बेचती है। आप सर्च करके देखिए, एक एक कैटेगरी में आपको 100 प्रोडक्ट्स मिलेंगे, 150 प्रोडक्ट्स विद फोटोज, साइज, लेंथ, उसकी रेटिंग, जिन्होंने उसको खरीदा है, यूज किया है। आप सोचिए कितना कम्युनिकेट कर रहे हैं वो लोग, कितनी इंफॉर्मेशन टू एक्सटर्नल वर्ल्ड। वो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन का एग्जांपल दे रहा हूं मैं आप लोगों को। आप क्या है, आप कस्टमर है अमेज़न के। कभी आपने नहीं भी सामान खरीदा हो तो आप पोटेंशियल कस्टमर है, फ्यूचर में खरीद सकते हैं। लेकिन आप जब उसके ऊपर ब्राउज करते हैं अमेज़न की वेबसाइट पर या अमेज़न की एप्लीकेशन पर मोबाइल में, तो आप देखिए कितनी तरीके की चीजें उसमें दिखाई देती हैं। अनबिलीवेबल नंबर ऑफ, इन नेक्स्ट क्लास आई विल शो यू व्हाट इज दैट। उसके थ्रू क्या कर रहा है अमेज़न, अमेज़न कम्युनिकेट कर रहा है उसके थ्रू कि मेरे पास इतनी कैटेगरी का सामान है, ये सामान इस कैटेगरी में अवेलेबल है, आप क्या खरीदना चाहते हैं। उसके फीचर्स लिखे हुए हैं, उसके फायदे लिखे हुए हैं, उसका दाम लिखा हुआ है, उसका एक इंटरनेशनल रेटिंग लिखी हुई है, और एक कितने लोगों ने उसे खरीदा वो वहां पर लिखा हुआ है, और कितने लोगों ने खरीदने के बाद उसको रेट किया कि वो अच्छा है या बुरा है। इतना कम्युनिकेशन वो आपको प्रोवाइड कर रहा है, इतनी सूचना आपको प्रोवाइड कर रहा है, ताकि आप मोटिवेट हो सकें कि आपको कुछ खरीदना है।
और ऑनलाइन पोर्टल है, कोई बोल नहीं रहा है, कोई शॉप नहीं है जो आके आपको एक्सप्लेन कर दे। अच्छा, कुछ जगहों पर प्रोडक्ट्स की वीडियोस भी हैं, उनको यूज करना, उसको कैसे इंस्टॉल करना है, उसको कैसे बंद करना है, खोलना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जिसमें टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व होती हैं। तो आप सोचिए कितना कम्युनिकेशन अमेजोन आपके साथ कर रहा है। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन का खूबसूरत एग्जांपल है फ्लिपकार्ट। ऐसे ही आप देखिए, कोई बातचीत नहीं है, लेकिन पेटीएम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप पेमेंट्स करते हैं एक आदमी से, लेकिन कितना इंफॉर्मेशन उसके पास भी, कैसे वो स्क्रीन के ऊपर दिखाई देती है इंफॉर्मेशन। वो कम्युनिकेट कर रहा है पेटीएम एज अ प्लेटफॉर्म की बिल पे कर सकते हैं आप, वाटर का बिल पे कर सकते हैं आप, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर सकते हैं, गैस का बिल पे कर सकते हैं, मोबाइल का बिल पे कर सकते हैं, इंटरनेट का रिचार्ज कर सकते हैं आप, फोन, मोबाइल फोन का रिचार्ज, सिम कार्ड रिचार्ज कर सकते हैं आप, नया कनेक्शन खरीद सकते हैं आप, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हर तरीके की इंडिया में जियो का, एयरटेल का, बीएसएनएल का कोई भी रिचार्ज आप कर सकते हैं। तो देखिए वो स्क्रीन पे दिखाई दे रही है इंफॉर्मेशन, क्लिक करते जाइए, सेल्फ इंफॉर्मेटरी है। सो दिस इज व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ एक्सटर्नल कम्युनिकेशन इन दिस वर्ल्ड। अभी करंट वर्ल्ड आप देखिए, कम से कम हम लोग दिल्ली में हैं तो यहाँ काफी पॉपुलर है ऑनलाइन शॉप्स, ऑनलाइन परचेजिंग वगैरह वगैरह। तो इसको आप कहते हैं कि एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। और ऐसे ही इंटरनल कम्युनिकेशन क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी 2 पॉइंट में समझिए। ऑर्गेनाइजेशन के पास पॉलिसीज हैं, प्रोसीजर्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन के पास रेवेन्यू है, ऑर्गेनाइजेशन के पास प्रॉफिट है, ऑर्गेनाइजेशन के पास फैसिलिटीज हैं, सैलरीज हैं। लेकिन ये कब लोगों को पता चलेंगी, जो एम्प्लॉइज हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उनको कैसे पता चलेगा कि ये सब चीजें हमारे पास हैं, जब तक ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन कम्युनिकेट नहीं करेगा अपने एम्प्लॉइज से कि हमारे पास पॉलिसी ये है, ऐसा परफॉर्म करोगे, इतनी रेटिंग आएगी तो इतने % तनख्वाह बढ़ेगी, इतना बोनस मिलेगा। और तब एम्प्लॉइज उसको देखकर, पढ़कर, मोटिवेट होकर परफॉर्म करेंगे, नहीं तो ऑर्गेनाइजेशन को फीडबैक देंगे कि ये टारगेट्स रियलिस्टिक नहीं है। अच्छा, उसके बाद जब आप परफॉर्म करेंगे, बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा, रेवेन्यू होगा, ऑर्गेनाइजेशन उसे कम्युनिकेट करेगी। उसे छुपा के कुछ नहीं मिलेगा ऑर्गेनाइजेशन को। ऑर्गेनाइजेशन नीड टू टेल the employees that you performed and because of you we got this much profit. That motivates each person of the organization. कई बार तो हमें ऑर्गेनाइजेशंस में पता ही नहीं होता कि मेरी वजह से क्या हेल्प हो रही है ऑर्गेनाइजेशन को। लेकिन जब ऑर्गेनाइजेशन का सीईओ, ऑर्गेनाइजेशन का प्रेसिडेंट, ऑर्गेनाइजेशन का चेयरमैन अनाउंस करता है कि आप लोगों की वजह से हमको इतना प्रॉफिट हुआ और अब आप लोगों को हम बोनस देंगे और अब हम लोगों को सैलरी में हाइक देंगे, दैट इज वेयर द मोटिवेशन। मैं जस्ट एक एस्पेक्ट आपको बता रहा हूँ। ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारी फैसिलिटीज देती है। उन फैसिलिटीज के बारे में अगर आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे, इन्फॉर्म नहीं करेंगे एम्प्लॉइज को, तो एम्प्लॉइज उन फैसिलिटीज को यूज कैसे करेंगे। जैसे कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसमें हस्बैंड वाइफ, एक घर के 2 एम्प्लॉइज अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हैं, उनका एक छोटा बच्चा है। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। वो छोटा बच्चा जब दोनों पेरेंट्स नौकरी पे चले जाते हैं तो क्या करेगा, एक बड़ा क्वेश्चन खड़ा हो जाता है। तो मान लीजिए कि जो फादर है या मदर है, उनमें से किसी एक के ऑर्गेनाइजेशन के पास क्रैच है। क्रैच वो जगह होती है जहां पर बच्चों को एक साथ रख करके जो वहां के क्रैच के एम्प्लॉइज होते हैं वो देखते हैं, उनको खिलाते पिलाते हैं, खेलते हैं 4 से 6 घंटा। और पेरेंट्स जो है दे कैन डू देयर जॉब्स विदाउट एनी प्रॉब्लम, एंड वंस द जॉब इज ओवर वो आते हैं, अपने बच्चे को लेकर चले जाते हैं। दे हैव टू पे सम फी फॉर दैट क्रैच। कई बार वो क्रैच फ्री भी होता है। तो अगर आप, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये क्रैच की फैसिलिटी है फ्री ऑफ कॉस्ट, वो एम्प्लॉइज को बोलती है, इनकरेज करती है कि भाई आप लोग वर्किंग पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चे को हमारे क्रैच में छोड़ के जाइए, हमारे क्रैच में ये सुविधाएं। कम्युनिकेट नहीं करेंगे, बताएंगे नहीं, पोस्टर नहीं चिपकाएंगे, ईमेल नहीं डालेंगे, लोगों को बताएंगे नहीं कदम कदम पर कि उनके पास क्रैच है, तो पेरेंट्स डिसाइड कैसे करेंगे कि भाई अच्छा मेरा ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे उसके पास क्रैच भी है, एक बार देखा हूं कैसा है कैसा नहीं। इन्फॉर्म करेंगे तभी पता चलेगा कि उनके पास क्रैच है। तो इस तरीके की चीज। अब कैंटीन है आपके पास बहुत बड़ी, आप एक टाइम मील फ्री देते हैं अपने एम्प्लॉइज को, जब तक इन्फॉर्म नहीं करेंगे अपने एम्प्लॉइज को कि कैंटीन में एक टाइम का मील फ्री है, तो आपको कैसे पता चलेगा दैट योर ऑर्गेनाइजेशन इज यू नो इज ऑफरिंग यू वन टाइम मील फ्री। फायदा क्या उस वन टाइम मील फ्री का, जब तक कि आप बताएंगे नहीं अपने एम्प्लॉइज को कि ये मील फ्री है। इस तरीके से जो फैसिलिटीज, जो
अच्छी चीजें ऑर्गेनाइजेशन में हो रही हैं, गुड फॉर द एम्प्लॉइज हो रही हैं, वो कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी है। इससे एक डिसिप्लिन भी आता है और बहुत सारी और चीजें भी पता चलती हैं ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। अब हम लोग पहला मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन इन अ बिजनेस पर आ जाते हैं, विच इज बिजनेस लेटर, पत्र लिखना जिसको कहते हैं। तो बिजनेस लेटर क्या है? बिजनेस के अंदर जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो लेटर इज द फर्स्ट एंड बहुत पुराना मीडियम भी है कि हम एक लेटर लिखते हैं बिजनेस में, और आज भी बहुत पॉपुलर है लेटर्स लिखा जाना। मैं उसके बारे में और डिटेल में आपको एग्जांपल्स दूंगा। द लेटर विच इज ड्राफ्टेड बाय अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड अ बिजनेस लेटर। हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो स्कूल है, स्वामीनगर मॉडल स्कूल, ये बिजनेस स्कूल नहीं है, स्कूल बिजनेस नहीं करता है। तो आइडियली जो लेटर्स यहाँ से लिखे जाएंगे उनको लेटर्स बोला जाता है, रिक्वेस्ट्स, एप्लीकेशंस, अनाउंसमेंट्स, सर्कुलर्स, लेकिन बिजनेस लेटर नहीं बोला जाता। तो बिजनेस के अंदर जो व्यापार करने वाले हैं, चाहे मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हो, ट्रेडिंग करने वाले हो, सर्विस प्रोवाइडर्स हो, उनको वहां पर जो लेटर्स लिखे जाते हैं उनको बिजनेस लेटर्स बोला जाता है। तो क्यों लिखा जाता है लेटर? सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने ऊपर भी बताया कि हर जगह ओरल कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है, और दूसरा आपको बहुत सारा एविडेंस, बहुत सारा रिकॉर्ड अपने पास रखना होता है कि आपने किससे क्या बातचीत की। तो टेलीफोन कॉल्स और मोबाइल फोन या मैसेजेस या व्हाट्सएप को प्रेफर ना करते हुए बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस अभी भी लेटर्स लिखती हैं। हाँ, वो बात अलग है कि वो लेटर लिखकर उसका एक फोटो खींचकर या स्कैन करके उसको व्हाट्सएप पे शेयर कर दें, दैट इज अ डिफरेंट पीस ऑल टुगेदर, बट रिटन कम्युनिकेशन इज प्रेफर्ड। और रिटन कम्युनिकेशन बहुत इफेक्टिव माना जाता है क्योंकि वो कंप्लीट माना जाता है। जो भी आपको डिटेल्स लिखनी है उसमें लिख करके आप दूसरी पार्टी को देंगे, और द सेकेंड पार्टी विल रिसीव दैट लेटर, और फिर वो उसको पढ़ेगी, लेटर इन स्पिरिट में उसको समझने की कोशिश करेगी, तो ज्यादा आसान होता है। बिजनेस के अंदर लेटर्स जो हैं किन किन पर्पसेस से लिखे जाते हैं, व्हाट आर द पर्पसेस ऑफ राइटिंग अ बिजनेस लेटर? देन फर्स्ट इज इंक्वायरी। आप पूछताछ करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आप क्या बनाते हैं, क्या कंपनी है, ये सामान बनता है कि नहीं बनता है, क्या क्वांटिटी में आप सामान बेचते हैं, व्हाट आर योर टर्म्स एंड कंडीशन, जनरल इंक्वायरी। तो सेकंड इज गिविंग रिप्लाई। इंक्वायरी का रिप्लाई करना। मान लीजिए मैं, मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन है, मैं कुछ सामान बनाता हूँ, मान लीजिए जूते, स्कूल शूज बनाता हूँ मैं, और आपकी मिस्टर ए की एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने मेरे को एक इंक्वायरी लेटर लिखा कि आप किस किस तरीके के जूते बनाते हैं, ये बताइए। Then I would give a reply to that letter. So second type of a letter is a reply to the business letter, inquiry letter. Third is placing order. तीसरा जो है, अब मिस्टर ए के पास इंफॉर्मेशन आ गई कि मैं 5 तरीके के जूते बनाता हूँ, और वो 8 अलग अलग साइजेस के होते हैं, और ब्लैक होते हैं, और ग्रे होते हैं, और ब्लू होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उनको अपनी चीज उसमें से दिख गई कि अच्छा मैं तो ये सामान बेचता हूँ। मिस्टर ए मान लीजिए एक रिटेलर है या एक होलसेलर है, तो मिस्टर ए ने मेरे को चिट्ठी लिखी कि मॉडल नंबर 40 साइज 1 to 5 मुझे आप ब्लैक कलर के दे सकते हैं, मुझे 500 पीसेस, 500 पेयर्स चाहिए। तो ये प्लेसिंग एन ऑर्डर हो गया। इसके बाद कंफर्मिंग एन ऑर्डर। अब मैं जो है, मैं पहले देखूंगा कि भाई मैं 500 बनाता हूँ कि नहीं बनाता हूँ, मैं 1000 बनाता हूँ, 500 मेरी टर्म्स एंड कंडीशंस में आता है कि नहीं आता है। सब देख लिया, सब कुछ ठीक है, मुझे लगता है नहीं यार, आई कैन टेक द ऑर्डर ऑफ 500 पेयर्स ऑफ ब्लैक शूज, मॉडल नंबर 40, साइजेस 1 to 5। तो मैंने उनको लिख दिया कि सर ऑल गुड, और मैं ऑर्डर लेने को तैयार हूँ, और इस तारीख तक ये ऑर्डर तैयार हो जाएगा। और हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस ये हैं, मतलब हम कैश लेते हैं, हम चेक लेते हैं, हम बैंक ट्रांसफर लेते हैं, हम क्या लेते हैं, हम क्रेडिट देते हैं कि नहीं देते हैं, एडवांस थोड़ा सा दे दीजिए, नहीं देना है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये ऑर्डर कंफर्म करते हुए मैंने एक एप्लीकेशन, एक लेटर लिख दिया। अनदर टाइप ऑफ लेटर इज कि जब सामान वगैरह मिल गया बायर को, मिस्टर ए को, तो उसमें से 10 कुछ खराब निकले, कुछ जूते कम निकले, या कुछ साइज गलत आ गया, या कुछ हो गया, तो उसने एक मेकिंग कंप्लेंट, एक कंप्लेंट लेटर लिख दिया कि भाई ये 10 जोड़ी जूते जो हैं वो खराब आ गए, या ऊपर नीचे साइज आ गया, गलत साइज आ गया, कलर गलत आ गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, या डैमेज थे, डिफेक्टिव थे। एडजस्टिंग कंप्लेंट। तो अब हम, मैं उसको एडजस्ट करूंगा उस कंप्लेंट को कि हाँ जी आपका जो है 10 जूते गलत आ गए, आई एडमिट,
और इनको मैं वापस ले ले रहा हूँ और 490 का बिल बनाकर आपको भेजूंगा, और 10 का जो आपने एडवांस मुझे दिया है, अगर बाई चांस ही हैज पेड द एडवांस, तो उसका आंसर मैंने लिख दिया कि मैंने वो पैसे एडजस्ट कर दिए। एंड कलेक्टिंग ड्यूज, मान लीजिए कि मैंने कहा 50% आप एडवांस दे दीजिए, 50% आप डिलीवरी ऑफ 500 पेयर्स के बाद दे दीजिए। तो अब मैंने उनको लेटर लिख दिया कि साहब आपको सारा सामान चला गया है, 10 डिफेक्टिव पीसेस भी वापस हो गए हैं, अब आप रिमेनिंग पेमेंट मेरे को इतने रुपए का इस तारीख तक कर दीजिए। सो दिस इज व्हाट इज राइटिंग अ लेटर। मैं एक लेटर लिख रहा हूं उनको कि बचा हुआ जो पैसा है वो मैं वापस कलेक्ट कर रहा हूं। तो इतने तरीके का लेटर हम बिजनेसेस के अंदर लिख सकते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ अ बिजनेस लेटर, नाउ फ्रॉम हियर इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए आपको इसके साथ में ये भी बताऊंगा हल्का एक तरीका कि कैसे आप एक लेटर लिख सकते हैं अपनी प्रिंसिपल को भी। बिजनेस लेटर तो हम समझ ही रहे हैं, मैं आपको हिंट देता जाऊंगा कि कैसे आप अपनी प्रिंसिपल को भी लेटर लिख सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको मैं अभी क्लास में बोलूंगा लेटर लिखो तो नहीं लिख पाएंगे, आई कैन चैलेंज, वो नहीं लिख पाएंगे लेटर। तो अगर आपको अपनी प्रिंसिपल को भी लेटर लिखना है तो कुछ चीजें कॉमन होती हैं लेटर के अंदर। आपको एप्लीकेशन लिखनी है कि छुट्टी चाहिए, आपको एप्लीकेशन लिखनी है कि मैं कल बीमार था जी, मैं नहीं आ पाया स्कूल, सॉरी। तो ये भी एक लेटर का ही हिस्सा है। बिजनेस वर्ड हटा दीजिए उसमें से। तो मैं जब अभी लेटर की बॉडी आपको बता रहा हूं, बिल्कुल वैसे ही आपको प्रिंसिपल को भी अपनी लेटर लिखना होता है। तो इसको ध्यान से समझते जाएंगे तो आप किसी मौके पर अगर आपको घर से चिट्ठी लिखनी है प्रिंसिपल को, तो आपको अपने पेरेंट्स से लिखवाने की जरूरत नहीं है, खुद से आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो हिंदी या इंग्लिश दोनों में जो लेटर की बॉडी होती है, जो स्ट्रक्चर होता है, वो लेटर वैसा ही दिखाई देगा, चाहे हिंदी में लिखे चाहे इंग्लिश में। तो मैं दोनों तरीके से आपको समझाऊंगा। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। बिजनेस लेटर इज वन विच अपीयर्स वेल, रिटन वेल एंड कम्युनिकेटेड वेल। देखिए मैंने शुरू में ही आपको बताया था सबसे इंपॉर्टेंट बात कि स्ट्रक्चर साफ होना चाहिए। बॉडी के कितने हिस्से हैं, आपके शरीर के हिस्से, मुंह, पेट और पैर दिखाई पड़ते हैं दूर से, तो उससे पता चलता है कि ये इंसान आ रहा है। जो जानवर होते हैं वो दूर से दिखाई पड़ते हैं कि भाई वो 4 टांगों पर चल रहे हैं ज्यादातर जानवर, या रेंग रहे हैं, उनके पैर ही नहीं है, तो वो दूर से दिखाई देता है, तो क्लैरिटी होती है। बिजनेस लेटर के अंदर भी उस लेवल की क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है कि वो लेटर लगे दूर से, ऐसा ना लगे किसी ने पैराग्राफ लिख के भेज दिया है। कहानी, स्टोरी, आप लोगों ने स्टोरी देखी है, पैराग्राफ्स में होती है, पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2, पैराग्राफ 3, पेज पलटते जाइए, 10 पेज की स्टोरी। लेटर ऐसा नहीं होता है, लेटर का एक स्ट्रक्चर होता है। तो मैं उस स्ट्रक्चर को आज शेयर करूंगा। तो एक कि वो लेटर अच्छा दिखना चाहिए दूर से, एक सामने आप लेटर लिखा हो तो आपको लगे कि मैं इसे पढ़ूं। दूसरा, साफ लिखा होना चाहिए, अगर आपकी हैंडराइटिंग में भी लिखा हुआ है तो साफ लिखा होना चाहिए, और जो उसके स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से लिखा होना चाहिए। और तीसरा, कम्युनिकेटेड वेल। कम्युनिकेटेड वेल का मतलब ये है कि जो उसके अंदर लिखा है कंटेंट, वो साफ, टू द पॉइंट, क्लियर और अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। अपनी फीलिंग्स मत डालिए लेटर के अंदर, टू द पॉइंट बात करिए कि क्या आपको बिजनेस के अंदर क्या आप लिखेंगे। इंक्वायरी लेटर लिख रहे हैं, ऑर्डर लेटर लिख रहे हैं आप, राइट, कंप्लेंट लेटर लिख रहे हैं, क्लैरिटी के साथ लिखिए ये चीज थी, ये चीज हमें चाहिए इतनी क्वांटिटी में इस तारीख तक, ये लिखना है बहुत क्लियर। उसके अंदर ये सब लिखने की जरूरत नहीं है कि आप कैसे हैं, आप क्या कर रहे हैं आजकल। ये सब लिखने के साथ में जो है लेटर बूफअप हो जाता है, नॉट कम्युनिकेटेड वेल। कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि दैट यू राइटिंग थिंग्स टू द पॉइंट। जैसे आप आंसर भी लिखते हैं जब किसी चीज का, तो मैं आपको फीडबैक भी देता हूँ कि टू द पॉइंट लिखिए आंसर, स्पष्ट लिखिए, जो चीज मांगी गई है वो लिखिए। कैश बुक बनाने को कहा गया है, कैश बुक बनाइए, आप लोग कुछ और बना देते हैं, गलत बना देते हैं। क्या क्या चीजें होनी चाहिए, अलग अलग पार्ट्स होते हैं लेटर के, और उस सीक्वेंस में ही उस लेटर को लिखना चाहिए। एक पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। सी पहले लिख दिया, बी बाद में लिखा, वो लेटर बनता नहीं है, वो लेटर खराब हो जाता है। अरेंजिंग वेरियस पार्ट्स इन प्रॉपर सीक्वेंस इज कॉल्ड स्ट्रक्चर ऑफ अ बिजनेस लेटर। और स्ट्रक्चर इज हेडिंग, ओपनिंग, बॉडी एंड क्लोजिंग। ये 4 हिस्से हैं स्ट्रक्चर के। हेडिंग सबसे ऊपर, ओपनिंग उसके नीचे, बीच में मेन बॉडी, और उसके बाद क्लोजिंग। इसको इस तरह से भी आप रिलेट कर सकते हैं कि हेडिंग आपका सर, राइट, ओपनिंग आपका नेक और चेस्ट जिसमें आप ओपन करेंगे, बॉडी आपका पेट, और पैर जो है वो क्लोजिंग। मैं इस तरह से आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि लेटर पे भी इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, और इस स्ट्रक्चर के लेटर को ही वेल रिटन बोला जाता है।
वेल कम्युनिकेटेड लेटर पे अभी हम बाद में आएंगे, पहले हम स्ट्रक्चर पे आएंगे, ठीक है। इतना आप लोगों को ध्यान से समझना है। मैं आज केवल हेडिंग ओपन कर रहा हूं आप लोगों के साथ, केवल हेडिंग, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग बाकी पॉइंट्स को कवर करेंगे। हेडिंग इन अ बिजनेस लेटर, हेडिंग जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है बिजनेस लेटर के अंदर। ये हेडिंग जो है कंपनी की एक पॉजिटिव इमेज कन्वे करती है, कंपनी की एक स्टैंडिंग कन्वे करती है, कंपनी की एक गुडविल कन्वे करती है टू द रिसीवर। अगर मैं लेटर लिख रहा हूं तो मेरी कंपनी के बिहाफ पर मैं लेटर लिख रहा हूं, तो मेरा नाम, मेरी पोजीशन, मेरी कंपनी का एड्रेस, एग्जैक्ट कहां पर वो जगह है, फोन नंबर अगर इफ पॉसिबल, और मेल आईडी, इस तरीके की चीजें लिखेंगे, तब जाकर के एक मैसेज बनेगा कि ये कंपनी का की तरफ से मुझको ये कम्युनिकेशन, ये लेटर आया है। और इसको दूसरी लैंग्वेज में अगर आप नॉर्मली एक बिजनेस के लेटर्स देखेंगे तो लेटर हेड बोलते हैं इसको, लेटर हेड बोलते हैं। छपे हुए होते हैं, प्रिंटेड लेटर हेड्स होते हैं, जिसमें ऊपर कंपनी का नाम और एड्रेस और उनकी रजिस्टर्ड कंपनी का पता वगैरह सब क्लियरली लिखा हुआ होता है, ईमेल आईडी लिखा हुआ होता है, एंड यूजुअली जो आदमी भेजता है उसको उसका नाम वो नीचे टाइप कर देता है। तो हेडिंग इस तरह से क्लैरिफाई होता है। फॉर्मेट अलग अलग हो सकता है, कि हो सकता है ये जो चीज आपको दिख रही है, मिस्टर एलेक्जेंडर काइन, 455 मैकैरन एवेन्यू, कांसास सिटी, और उसके बाद उन्होंने पोस्ट कोड लिखा है अपना, फोन नंबर है ये 479668, कुछ भी लिख दिया, yourmail@gmail.com, ये उनका ईमेल आईडी। कई बार ये चीज सेंटर में यहां पर भी हो सकती है, बट ब्लॉक लेटर्स में लिखना अच्छा माना जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या चीज है, कंपनी का एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल आईडी, ये दो तीन चीजें जो है मैंडेटरी हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसके बगैर लेटर स्टार्ट मत करिएगा, इसके बगैर आप लेटर स्टार्ट नहीं करते, ठीक है। तो ये बिजनेस लेटर, मैंने आपको बिजनेस लेटर की हेडिंग बताई है, विथ विच अ बिजनेस लेटर स्टार्ट्स, ठीक है। इतना आप लोगों को क्लियर हो गया, समझ में आ गया। देखिए हेडिंग के साथ में, देखिए मैंने एक पूरा फॉर्मेट भी बिजनेस लेटर का डाला है, बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए ये आपके बिजनेस की हेडिंग है लेटर की, ठीक है। उसके बाद ये ओपनिंग है, उसके ठीक नीचे ये बॉडी है, और ये क्लोजिंग है। इतना आप ध्यान से देखिए कि जो मैंने आपको समझाया था वो इसके अंदर है। तो हेडिंग के अंदर क्या क्या चीजें आ गई, एक तो नाम आ गया कंपनी का, अगर किसी स्पेसिफिक पर्सन ने लिखा है तो उस स्पेसिफिक पर्सन का नाम आ गया, एड्रेस, पिन कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ठीक है। तो ये जो रेड पोर्शन में लिखा हुआ है, ये जानबूझ के इसके अंदर इसमें मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी नहीं है, या आप ऐड कर सकते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट, किस आदमी की तरफ से लेटर आ रहा है, किस ईमेल आईडी, या मुझे वापस इसका जवाब देना है तो मैं किसको जवाब दूं, तो उसमें ईमेल आईडी और वो होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, और देखिए फॉर्मेटिंग देखिए कितनी इंपॉर्टेंट है इसमें। देखिए एड्रेस के अंदर देखिए फॉर्मेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली लाइन में केवल कंपनी का नाम, दूसरी लाइन में स्ट्रीट या कंपनी का नंबर, एड्रेस, किस जगह पर है, कौन सी रोड पर है, एक्सेट्रा। उसके बाद उस शहर का नाम, उस स्टेट का नाम और पिन कोड। ये थोड़े यूएस इंफॉर्मेशन है, बट अगर मैं नॉर्मली दिल्ली के हिसाब से भी बोलूं तो मैं बोल सकता हूं 123 लॉरेंस रोड, न्यू दिल्ली, और पिन कोड डाल दें 110069 फॉर एग्जाम्पल। तो यहां पर जो है ये होना बहुत जरूरी है। ब्रिटानिया इंडिया लिमिटेड 123 लॉरेंस रोड, मेन रोड / लॉरेंस रोड, न्यू दिल्ली, और पोस्ट कोड। इस तरह से आप लिख सकते हैं। ऐसे ही अगर मान लीजिए कोई और एड्रेस है 37/103 मेस्टन रोड, ऑपोजिट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मेस्टन रोड ब्रांच, कानपुर, उत्तर प्रदेश, पिन कोड। इस तरह से क्लैरिटी के साथ लिखा होना चाहिए, और लाइन बाय लाइन लिखा होना चाहिए। पहले जो है आपका इसमें देखिए ये किस जगह पर है, कौन सी रोड है, उसके बाद आपका स्टेट का नाम और डिस्ट्रिक्ट का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम पहले, स्टेट का नाम बाद में, और पिन कोड आता है।
देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसके ठीक नीचे अभी हेडिंग खत्म नहीं हुई है, स्पेस छोड़कर थोड़ा सा डेट आ गई। देखिए किस डेट को ये लेटर लिखा जा रहा है वो डेट यहां पर आएगी। मान लीजिए आज आप लेटर लिख रहे हैं तो टुडेज डेट इज 22nd of December. So here you will write 22nd December 2020. डेट पूरी होनी चाहिए, ईयर नहीं छूटना चाहिए, मंथ नहीं छूटना चाहिए, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। डेट, कई बार ये चीजें कोर्ट पहुंच जाती हैं, तो हर चीज सही लिखी होनी चाहिए। ठीक है, तो फुल डेट मस्ट बी मेंशन्ड इन द लेटर। डेट कैन बी एनी एग्रीमेंट बीइंग मेड बिकॉज द लेटर इज अ फॉर्मल डॉक्यूमेंट ऑफन यूज्ड इन कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशंस। द डेट कैन बी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। मैंने बोला कि कॉन्ट्रैक्ट लीगल प्रोसीडिंग्स में इसका इस्तेमाल हो सकता है इस डेट का, इसलिए इसमें डेट बहुत क्लियरली लिखी होनी चाहिए। और डेट वही होनी चाहिए जिस दिन ये लेटर लिखा गया है। भेजा गया है कैन बी अ डिफरेंट डेट, लिखा गया है इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जिस दिन ये लेटर आप लिख रहे हैं उसी दिन उस डेट को आप यहाँ पर लिखेंगे। तो हेडिंग को हम यहाँ पर आज कंप्लीट कर देते हैं, इतना पोर्शन जो है हम कंप्लीट करके छोड़ देते हैं। कल मैं आप लोगों को और क्लैरिटी के साथ बिजनेस लेटर का पोर्शन कंप्लीट कराऊंगा। इसका ओपनिंग, जो कि इसको ओपनिंग बोलेंगे हम, इसको बॉडी और इसको क्लोजिंग, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करवा दूंगा। उसके बाद हम इंक्वायरी और ऑर्डर लेटर्स के अंदर डेल्व करेंगे और देखेंगे कि उसमें हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई क्वेश्चंस हो तो आप लोग प्लीज गूगल क्लासरूम पर पोस्ट करिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए मैं थोड़ा धीरे धीरे चल रहा हूँ उसमें। ओके, थैंक यू।